नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भाट और आज बात करेंगे पेटीएम की, क्योंकि चारों तरफ इसी की चर्चा है। याद कीजिए पिछले 2-4 साल या उससे थोड़े पहले का वक्त, या इनफैक्ट जब लॉकडाउन हुआ उसके दौरान का वक्त, तो पेटीएम वैसे पहले से मौजूद था, लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन को असली बूस्ट जो मिला वो कोरोना के दौरान मिला। और पेटीएम करो एक तरह से पर्यायवाची बन गया डिजिटल पैसे भेजने का। मतलब जब आप कहते थे कि भाई मुझे डिजिटल पेमेंट कर दो, या तो क्यूआर कोड स्कैन कर लो, या ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर लो, या वॉलेट से ट्रांसफ़र कर लो, तो हम कहते थे पेटीएम कर दीजिए मुझे। तो ये पेटीएम की ताकत बन गई थी। लेकिन अब इसी पेटीएम के साथ मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया है, जहां पर आरबीआई ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं और उसके बाद अब पेटीएम को लेकर हड़कंप मच गया है कि क्या पेटीएम 29 फरवरी के बाद बंद हो जाएगा। तो चलिए हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि आरबीआई ने एग्जैक्टली क्या किया है, और फिर हम दो एक्सपर्ट्स आज हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे ये सवाल पूछेंगे। आपके लिए एक एफएक्यू टाइप का होगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन टाइप का, कि भाई क्या क्या होने वाला है। क्या पेटीएम पूरी तरह से बंद हो जाएगा, या उसकी कुछ सर्विसेज बंद होगी? क्या आप उससे यूपीआई कर पाएंगे, या आप उससे पैसे दे पाएंगे, ले पाएंगे? आपके अगर कोई पैसे उसके पेमेंट बैंक में हैं तो फिर क्या होगा? तो आइए हम पहले बताएं कि हुआ क्या है, और फिर चर्चा करते हैं कि क्या क्या यहां से संभावनाएं बनेंगी। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है कि ये जो पाबंदी है ये पेटीएम के पेमेंट बैंक पर लगी है। ठीक है, ये पेटीएम एट ऑल पर नहीं है, उसका एक हिस्सा है पेटीएम पेमेंट बैंक, उस पर आरबीआई ने पाबंदी लगाई है। नंबर 1, आगे बढ़ते हैं। 29 फरवरी के बाद इस बैन के कारण, इन पाबंदियों के कारण पेटीएम से मिलने वाली कई सारी सर्विसेज या तो बंद हो जाएंगी या इंपैक्टेड रहेंगी। ठीक है, कौन सी सर्विसेज? जिनका रास्ता पेटीएम फाइनेंस बैंक की तरफ से आता है, पेमेंट बैंक की तरफ से निकलता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन करने पर रोक होगी, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और क्या? डिपॉजिट लेने, टॉपअप देने पर रोक। ये सब बात हो रही है पेटीएम पेमेंट बैंक की। लेकिन क्योंकि पेटीएम की बहुत सारी सर्विसेज इस पेमेंट बैंक के थ्रू ही आती है, इसलिए उन पे भी इंपैक्ट होगा। डिपॉजिट लेन देन, टॉपअप देने पर रोक, तमाम चीजें। ठीक है, तो ये कुछ बड़े पॉइंट्स हैं। फंड ट्रांसफर, यूपीआई सर्विस। अब यूपीआई सर्विस में थोड़ा सा कैच है जो हम आगे चलकर बातचीत करेंगे। चलिए अब हम अपने एक्सपर्ट से बातचीत शुरू करते हैं। हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट किशोर सुब्रमण्यम साहब, और साथ ही हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल जी, और व्हाइट एंड ब्रीफ के मैनेजिंग पार्टनर नीलेश त्रिभुवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए यहां पर शुरुआत करता हूं किशोर जी आपसे। क्या 29 तारीख के बाद पेटीएम का ऐप इन जनरल काम करना बंद कर देगा? क्योंकि यह सबसे बड़ा सवाल इस समय देश के अंदर है। तो प्रणाम सब पैनलिस्ट को। मैं पहले ये बात कंज्यूमर को बता देना चाहता हूं कि पेटीएम ऐप सर्विसेज इन टोटलिटी पूरी तरह बंद नहीं होगा। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। और दूसरी पॉइंट मुझे ये आपको बताना पड़ेगा कि पेटीएम का जो ऐप है उसमें 2 भाग है। एक भाग होता है जो वैलेट की, जहां आप पैसा कोई बैंक से डालते हो और अपने ट्रांजैक्शन, फास्टैग, रिचार्ज के लिए यूज करते हो, या मर्चेंट पेमेंट के लिए। दूसरा होता है पेटीएम का खुद का बैंक, जिसे कहते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक। कंज्यूमर्स को यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पेमेंट बैंक और साधारण कमर्शियल शेड्यूल्ड बैंक में फर्क क्या, अंतर क्या है। एक नॉर्मल बैंक में आप कितना भी पैसा जमा कर सकते हो, पैसा उठा सकते हो, आप लोन ले सकते हो, ये सब काम कर सकते हो। मगर एक पेमेंट बैंक में आपका इसका लिमिटेशन है, रेस्ट्रिक्शन है। आप सिर्फ 2 लाख तक पैसा भर सकते हो एक पेमेंट बैंक में, पहली बात। दूसरी बात, एक पेमेंट बैंक आपके भरे हुए पैसे को कोई दूसरे आरबीआई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में, या नहीं तो गवर्नमेंट के दिए हुए निर्धारित बॉन्ड में पैसा रखना पड़ेगा। उनको वो वापस लेंडिंग नहीं कर सकते। ये 2 रूल है। तो आपके लिए एज अ कंज्यूमर, आपके पास अगर पेटीएम पेमेंट बैंक का सेविंग्स बैंक अकाउंट है या करंट अकाउंट है, वो बंद हो जाएगी। आप उससे ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। और पेटीएम से अगर 29 फरवरी के बाद आपको अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करना है, वो सिर्फ और सिर्फ एक यूपीआई के माध्यम या हिसाब से आप पैसा आपकी दूसरी बैंक अकाउंट से पेटीएम को एक यूपीआई की तरह यूज करके
हालांकि सामने किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे आज आप एक गूगल पे या फोन पे यूज कर रहे हो। बाकी फास्टैग, रिचार्ज, पेमेंट वॉलेट कुछ भी नहीं यूज कर पाएंगे। आगे जाके हमें देखना पड़ेगा कि पेटीएम का बैंक का लाइसेंस कैंसिल होता है कि नहीं, वो अलग बात है, मगर कंज्यूमर के लिए यही होने। ठीक है, इसमें एक शायद थोड़ा सा कैच है, मैं पंकज जी से पूछता हूं कि अभी भी जो पेटीएम की यूपीआई सुविधा है, अगर मैं गलत हूं तो कोई भी मुझे करेक्ट कर सकता है, वो उसके पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए ही आती है, राइट? अब पेटीएम को 29 तारीख तक शायद एक अरेंजमेंट करनी पड़ेगी जहां पर उसको अपनी यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग इंडिविजुअल बैंक के साथ एक टाई अप करनी पड़ेगी। अगर वो टाई अप हो जाती है तो अच्छी बात है, वो टाई अप नहीं हुई और ये पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू ही सब होता रहा तो शायद यूपीआई के लिए भी मुश्किल होगी। पंकज जी। बिल्कुल सही कहा आपने, और किशोर जी बता रहे थे अभी कि पेटीएम के डिफरेंट सर्विसेज हैं और ये अलग कंपनीज भी हैं बेसिकली। जैसे कि अगर हम बात करें पेटीएम मनी, तो एक ब्रोकिंग फर्म है अलग से, वो अलग हो जाती है। या फिर हम बात कर रहे हैं वॉलेट की अलग सर्विस है, और जो पेमेंट बैंक है पेटीएम पेमेंट बैंक, वो अलग है। जैसा आपने कहा अभी, क्योंकि यूपीआई सर्विस जो है वो बैंक के साथ, क्योंकि अपना खुद का बैंक था तो उसके अकॉर्डिंग कर रहे थे और हो रहा है। तो यदि किसी और बैंक के साथ में वो अरेंजमेंट नहीं होता है तो फिर यूपीआई के थ्रू पैसा ट्रांसफर करना भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पर उम्मीद की जा सकती है कि शायद कुछ यहाँ पे अच्छा हो। ये जो वॉलेट सर्विस है उसकी उम्मीद कर सकते हैं कि आप यहाँ से पेमेंट कर पाएंगे, और जो पेटीएम करो जो कहा जाता है शायद वो हो पाएगा। लेकिन बाकी जो सर्विसेज हैं, चाहे वो फास्टैग हो इससे जुड़ा हुआ, या फिर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो कि एक ट्रेवल कार्ड है, वो सर्विसेज हो, क्योंकि बहुत यूज होती है, तो तरह की सर्विसेज शायद यूज नहीं हो पाएंगी। लेकिन जो पेटीएम मनी है, या फिर हम जो बात कर रहे थे अभी कि वॉलेट की बात कर रहे हैं, वो शायद हो पाएगा। ठीक है। अच्छा नीलेश जी, पेटीएम जो है वो म्यूचुअल फंड भी बेचता है, पेटीएम मनी, स्टॉक्स अकाउंट और ये तमाम चीजें, क्या वो सर्विसेज चालू रहेंगी या वो भी बंद हो जाएंगी? नीलेश जी। सवाल मेरे लिए है? जी जी। आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। मैं पूछ रहा था कि आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ। ये मेरे लिए है सवाल? हाँ जी, आप ही के लिए है। पेटीएम म्यूचुअल फंड की सर्विस जो देता है, पेटीएम मनी, स्टॉक्स और ये तमाम चीजें, क्या वो भी शुरू रहेंगी, चालू रहेंगी या बंद हो जाएंगी? फिलहाल तो जो आरबीआई के नॉर्म में जो हमने सैंक्शन देखा हुआ है फिलहाल का, तो उसमें तो कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं नजर आता है। तो ओनली अभी जो फिलहाल उन्होंने जो पेटीएम वॉलेट जो है उसके ऊपर रोक लगाई गई है, उसके ऊपर कोई नया डिपॉजिट नहीं होगा, नया कोई हाँ, ये तो बता दिया। नहीं, ये तो बता दिया हमारे दोनों मेहमानों ने। लेकिन मेरा पर्टिकुलर सवाल, अच्छा पंकज जी, अगर आप इसके बारे में जान रहे हो, क्योंकि पेटीएम मनी जिसके थ्रू ये सब कुछ होता है वो सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर डिपॉजिट पार्टिसिपेटरी है, तो क्या वो चालू रहेगी या वो बंद हो जाएगी? ये वो चालू रहेगी एज ऑफ नाउ, क्योंकि जो रोक है अगेन वो पेमेंट बैंक पर है, ब्रोकिंग फर्म पर नहीं है। तो जब तक सेबी उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करती है या फिर कोई और वजह नहीं होती है, तो ब्रोकिंग सर्विसेज चालू रहेंगी। तो फिर चाहे आप वहां पर स्टॉक बाय कर रहे हैं, जो भी सर्विसेज वहां पर अवेलेबल है वो चालू रहनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं उसके पैसे के लेन देन के लिए अभी तक पेटीएम पेमेंट बैंक का प्रयोग कर रहा था, तो फिर मुझे वो लेन देन में इशू हो सकता है, राइट? बट वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे भी किसी भी वक्त पर एक ब्रोकिंग फर्म किसी भी बैंक के साथ में टाई अप कर सकती है, जहां से पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इस वक्त पर भी जो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो आप इस बात पे फोर्स नहीं करते कि आपको किस बैंक में अकाउंट खोलना है, और आपका जो एग्जिस्टिंग सेविंग्स अकाउंट होता है उसी को आप लिंक करते हैं। तो ऐसे केस में ऑलरेडी पेटीएम के साथ भी आप दूसरे बैंक से ट्रांसफर आप भी कर सकते हैं। अगर आपका पेटीएम बैंक में नहीं है और आगे भी वो पॉसिबल होगा, तो आपका जो एग्जिस्टिंग सेविंग्स अकाउंट है वहां से आप ब्रोकिंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और शेयर्स ठीक है कर सकते हैं। तो पेटीएम मनी जो है वो चलता रहेगा, जिसके जरिए म्यूचुअल फंड बेचे जाते थे और अन्य चीजें, तो वो चलता रहेगा, राइट? किशोर जी, पेटीएम से सोना भी खरीदते थे लोग, पेटीएम गोल्ड की भी एक सर्विस है, उसका क्या होगा? इसमें क्लैरिटी एक्चुअली नहीं है। मैं अपने पिछले पैनलिस्ट जिन्होंने बोला था कि ये म्यूचुअल फंड आप खरीद सकते हो,
इसमें क्लैरिटी में थोड़ी मुश्किलें हैं। मैं आपको बता देता हूँ टेक्निकली क्या होने वाला। अगर पेटीएम बैंक की लाइसेंस कैंसिल हो जाती है तो उनके जो सर्विसेज पेटीएम मनी के है, अगर आरबीआई कैंसल्ड लाइसेंसेस फर्म का एसोसिएट या सब्सिडरी से भी लाइसेंस होल्ड नहीं कर पाएंगे, ये एक वायलेशन ऑफ नॉर्म हो जाएगा और नेचुरल फॉलोअप में से भी कैंसिल कर सकती है। बल्कि अभी आरबीआई ने पेटीएम मनी के बारे में कुछ नहीं बोला है। टेक्निकली आप एक चीज समझ लीजिए, एक कस्टमर के लिए ये लॉक स्टॉक एंड बैरल प्रॉब्लम है। भले कि एक ही चीज में जहां आप क्लियर आज बोल सकते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो है यूपीआई सर्विस। यूपीआई सर्विस में कोई बाधा नहीं आएगा। अगर वो लोग दूसरे बैंक से टाई अप कर सकते हैं और उसके लिए शायद बात चल रही है उनकी, आज मीडिया में ये भी न्यूज है कि उन्होंने ऑफर किया, बल्कि कोई कॉन्फर्म्ड ऑफिशियल न्यूज नहीं है, एचडीएफसी और जियो को ऑफिशियली ऑफर गया है बोल के मीडिया में न्यूज है। मगर ये मेरी तरफ से तो मैं बोल सकता हूं कि अभी तो पेटीएम मनी या उनके अदर सर्विसेज के बारे में नहीं है, मगर समझ लीजिए इसमें लिंक आ सकती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक पेमेंट बैंक खुद लेंडिंग नहीं कर सकता मगर थर्ड पार्टी वेंडर से कर सकता है, तो उनकी जो ब्रोकिंग लाइसेंस है वो फंडामेंटल कंपनी से ऑर्गेनाइज्ड है। पेटीएम मनी इज अ सब्सिडरी, एंड अगर वो सब्सिडरी है और फंडामेंटल बैंकिंग से लाइसेंस है और फंडामेंटल बैंक की लाइसेंस कैंसिल हो जाती है, तब ये कैस्केडिंग इंपैक्ट जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं कि एक के बाद एक इंपैक्ट हो सकती है, ये होगा। और मेरी तरफ से इसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए, शायद मोस्ट प्रोबेबली इसमें प्रॉब्लम होगा, बल्कि इसमें स्पेसिफिक कमेंट नहीं है। मेरे हिसाब से तो एक ही चीज क्लियर है, अगर वो दूसरी बैंक के साथ टाई अप कर पाते तो यूपीआई चलेगी, नहीं तो पेटीएम का जो धंधा है वो ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। ओके, तो किशोर साहब, इसमें गोल्ड वाला भी मेरा सवाल इंक्लूड था। हाँ, अगर गोल्ड वाला सवाल है तो वो भी पार्ट ऑफ द सब्सिडरी है। तो अभी तो स्पेसिफिक कमेंट आरबीआई ने नहीं दिया। आरबीआई ने 2 चीज पर कमेंट नहीं दिया, एक कौन सा सर्विसेज बंद स्पेसिफिकली होना चाहिए, भले ये वॉलेट का सर्विसेज में इन्होंने फास्टैग, रिचार्ज और ऑल थर्ड पार्टी सर्विसेज बताया है जिसमें स्पेसिफिक डिटेलिंग नहीं है। दूसरा बात है, इंटरनल ऑडिट का जो रिपोर्ट आया है उसको भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि आप एक स्पेक्युलेटिव कमेंट दे सकते हो मगर ये नहीं बता सकते हो कि एएमएल वायलेशन हुआ है कि नहीं, जो हुआ है केवाईसी का कितना वायलेशन हुआ है, कितना नंबर्स वो पता नहीं है, फेमा का वायलेशन हुआ है कि नहीं पता नहीं है। तो अगर आरबीआई ने डिस्क्लोज किया तो कंफर्म न्यूज आप बता सकते हैं, नहीं तो मीडिया स्पेकुलेशन में बहुत चीज उड़ेगी। ठीक है, मतलब अभी कुछ चीजों पे थोड़ी सी क्लैरिटी और आएगी, लेकिन उसमें क्या संभावनाएं हो सकती हैं किशोर जी ने बताया। पंकज जी, इसके अलावा देखिए पेटीएम जो है वो क्रेडिट कार्ड भी इशू, मतलब वो होते तो बैंक से थे लेकिन उनके पार्टनरशिप के कार्ड है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ एसबीआई के साथ है, एचडीएफसी के साथ पार्टनरशिप में कार्ड है, तो क्या ये जो सर्विसेज है या ये जो कार्ड्स हैं इन पे भी इंपैक्ट आ सकता है? देखिए, अगेन सेम थिंग है। पहली बात, लाइसेंस एक अलग चीज है और एक कंपनी रजिस्ट्रेशन अलग चीज है। तो एक कंपनी रजिस्टर्ड है, वो कंपनी कैंसिल नहीं हो रही है, उसका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर एक स्पेकुलेशन है, किशोर जी ने बताया, बट अब ये सिर्फ संभावना कही जा सकती है कि बंद हो सकता है, बट आप आज की डेट में ये भी नहीं कह सकते कि वो बंद होगा या नहीं होगा, क्योंकि ब्रोकिंग फर्म अपने आप में कंपनी है। तो कंपनी अगर चालू रहेगी तो डेफिनेटली वो सारे बिजनेसेस कर पाएगी। सेम थिंग जो आपने सवाल पूछा अभी कि क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि उनका नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, उसकी बात करें, या फिर हम बहुत सारे उनके को ब्रांडेड कार्ड्स भी हैं कुछ बैंक्स के साथ में, तो वो बंद करने की बात तो नहीं आती है। यदि अलग से कोई आरबीआई इसके ऊपर सैंक्शन लेके आती है, कोई इसको सस्पेंड करती है, तब अलग बात है। बट एज ऑफ नाउ, यदि पेमेंट बैंक का लाइसेंस सस्पेंडेड है या वो कैंसिल भी होता है, उसकी वजह से उनकी जो अलग कंपनी है, जो कि मान लीजिए आदित्य बिरला कैपिटल के थ्रू वो लोन बांट रहे थे या बांट रहे हैं, उस पर इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो थर्ड पार्टी सर्विस है, वहां पर वो एज एन एजेंट या एज ए ब्रोकर काम कर रहे हैं। तो कंपनी कैंसिल नहीं हो रही है तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। तो एज ऑफ नाउ, जब तक कोई नया इस तरह का कोई सस्पेंशन नहीं है या रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मेरे हिसाब से जो कंपनीज एज अ थर्ड पार्टी काम कर रही है, उनके साथ काम कर रहे हैं, वो कंटिन्यू रहना चाहिए। जी जी, किशोर जी कुछ कह रहे हैं? हाँ बोलिए किशोर जी। नहीं, मैं इनसे सहमत नहीं हूं इस बात में। अगर आपको बैंकिंग लाइसेंस समझना पड़ेगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से एक पेमेंट बैंक की जब लाइसेंस दिया जाती है, जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स वो सॉलिसिट करते हैं और बेचते हैं, इट इज सबसर्विएंट टू द फंडामेंटल बैंकिंग लाइसेंस।
अगर बैंकिंग लाइसेंस कल कैंसिल हुआ तो ये कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे, बिकॉज इट इज ऑलवेज सबसर्विएंट द बैंकिंग लाइसेंस एंड द थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेलिंग आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। शायद मैं हिंदी में टेक्निकल में ये नहीं बता पाऊंगा, ये दोनों चीज अलग नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल होती है तो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट आप बेच नहीं पाओगे। ये ऐसा होता है कि ये बैंक के लाइसेंस के थ्रू ही आप थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेच पा रहे हो, वो आदित्य बिरला का लोन हो या किसी और का क्रेडिट कार्ड हो, आप नहीं बेच पाएंगे क्योंकि आप फंडामेंटली बैंक नहीं हो, आप सिर्फ एक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट या सेलिंग एसोसिएट जैसे लाइसेंस के थ्रू कर रहे हो। अगर लाइसेंस कैंसिल होती है तो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट 100% कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये भी देखने वाली बात होगी कि इसमें एग्जैक्टली क्या होता है। तो मैं एक सवाल दूसरा लेके आता हूं नीलेश जी आपके पास कि एग्जैक्टली पेटीएम किन चीजों का उल्लंघन कर रहा था, जो आरबीआई ने कहा कि बार बार इनको वार्निंग दी गई लेकिन इन्होंने नहीं माना, और फाइनली अब बात ये आ गई कि उनका जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसका लाइसेंस कैंसिल हो रहे जा रहा है। ओके, एक प्रकार का रूल है केवाईसी, नो योर कस्टमर, वो रूल का उल्लंघन करने के कारण उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। उनके पास करीबन 35 करोड़ लोग उनके कस्टमर थे, उसमें से 31 करोड़ लोग जो है उनका केवाईसी प्रॉपरली नहीं किया गया है। ये उनका प्राइमरी ऑब्जेक्शन था आरबीआई का। 2017 में भी था, 2017 में जब उनके पास सैंक्शन लगा हुआ था, बैन किया गया हुआ था, उसके बाद भी 2018 में दे प्रॉमिस दैट दे विल कंप्लाई विद द कंप्लायंस, बट वो कर नहीं पाए। उसके बाद उनको फाइन भी लगा 2022 में 5.5 करोड़ का, ओनली बिकॉज ऑफ द केवाईसी। ऑफकोर्स द रिपोर्ट किसी के पास है नहीं, बट जो बैकग्राउंड है 2016-17 से लेके अभी तक का जो बैकग्राउंड है वो देखते हुए अगर करोगे तो मेनली केवाईसी वाला था। अभी केवाईसी कंप्लायंस ठीक से नहीं है 31 करोड़ लोगों का। आप एक ही पैन कार्ड के ऊपर मल्टीपल अकाउंट्स खोल रहे हो, वो पैसा दूसरी जगह साइफन ऑफ हो रहा है, मल्टीपल फ्रॉड्स हो रहे हैं। आरबीआई के ऊपर भी बहुत प्रेशर है, बिकॉज आज 100 करोड़ रुपीस लोग डेली लूज करते हैं यूपीआई पेमेंट ट्रांजेक्शंस की वजह से, व्हाटएवर द फ्रॉड्स आर हैपनिंग। उनके पास अगर कंप्लायंस ठीक से नहीं होगा तो डिटेक्शन ठीक से नहीं हो पाएगा और ये कभी रोक नहीं पाएंगे। सो ये जो कंप्लायंस वाला पार्ट है केवाईसी का रिलेटेड ज्यादा था जितना हमें अभी तक पता चला है न्यूज चैनल के थ्रू और रिपोर्ट्स के थ्रू। जी ठीक है, तो ये हो रहा था पेटीएम के अंदर, जिसके लिए बार बार चेतावनी दी गई लेकिन पेटीएम से उसका निराकरण नहीं हुआ, केवाईसी नहीं हुई और आखिरकार आरबीआई को एक कड़ा एक्शन लेना पड़ा। छोटा ब्रेक हम ले रहे हैं लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल बाकी हैं। मसलन वो जो साउंड बॉक्स है जहां पैसे पे करते हैं उसमें से आवाज आती है कि इतने रुपए मिल गए हैं और इतने रुपए का ट्रांसफर हो गया है, और जो कार्ड मशीन होती है कई बार वो पेटीएम की होती है, क्या ये सब भी बंद हो जाएंगी? बहुत सारे दुकानदार ये सवाल पूछ रहे हैं, उनके पैसे का क्या होगा? उन्होंने तो मना कर दिया कि अब मेरे पेटीएम पे आप ट्रांसफर ही मत करो, तो क्या ये सब कुछ अटक जाएगा? छोटा सा ब्रेक, उसके बाद ये बड़ा सवाल। बात हो रही है पेटीएम की कि 29 तारीख के बाद आखिर पेटीएम, उसके ग्राहक, उससे जुड़े लोगों, वॉलेट इस्तेमाल करने वालों और दुनिया भर के प्रोडक्ट जो पेटीएम के चल रहे थे, आखिर उनका होगा क्या? लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जो दुकानदार हैं जिन्होंने पेटीएम के स्कैन कार्ड लगा रखे हैं, और ऐसी दुकान और दुकानदारों की कोई कमी नहीं है, लगभग हर देश की दूसरी तीसरी दुकान पर आपको पेटीएम का स्कैन कार्ड मिल जाएगा या वो साउंड बॉक्स मिल जाएगा। किशोर साहब, अब बहुत सारे जो मर्चेंट्स हैं उनकी शिकायत है, उनका डर है कि उनका क्या होगा। उन्होंने तो मना भी कर दिया कि भाई पेटीएम से पेमेंट मत कीजिए, कैश ही दे दीजिए, बेहतर होगा। तो क्या ये साउंड बॉक्स, क्या ये क्यूआर कोड्स क्या काम करेंगे 29 तारीख के बाद या नहीं? पेटीएम के जो मर्चेंट वॉलेट्स है वो काम नहीं करेंगे, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब कोई डाउट नहीं है, वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि वॉलेट अगर बंद है और पेटीएम बैंक बंद है और जो मर्चेंट्स काम कर रहे हैं उनके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। अगर यूपीआई के द्वारा यूज किया जाता है और दूसरी बैंक अकाउंट लिंक होता है तो वो क्यूआर कोड आप यूज कर सकते हो। अगर वो क्यूआर कोड में स्कैन्ड है और वो पेटीएम का वॉलेट के लिंक है तो अब वो काम नहीं करेंगे, तो मर्चेंट के साथ ट्रांजैक्शन बंद हो जाएगा। हालांकि 29 फरवरी तक टेक्निकली पेटीएम को ये चांस है कि वो दूसरी बैंक से लिंक कर दे, मगर वो कर पाए तो होगा, नहीं तो मर्चेंट वाले यूज नहीं कर पाएंगे। आप ये समझ लीजिए कंज्यूमर के हिसाब से दो तरफा, एक मैं जो पेमेंट देने वाला, एक जो दुकानदार लेने वाला, दोनों का काम ये नहीं करेगा, सिर्फ यूपीआई काम करेगा, बाकी कोई चीज वॉलेट से काम नहीं करेगा और पेमेंट मर्चेंट का ट्रांजैक्शन तो बिल्कुल ही नहीं करेगा।
जी, और यूपीआई भी उसी स्थिति में काम करेगा जब वो अलग अलग बैंक के साथ एक एग्रीमेंट पेटीएम 29 तारीख तक कर लेता, राइट? हाँ, कर लेता है, या अपने आप अपने कंपनी को किसी एक बैंक के साथ, वो एक बैंक भी नहीं होगा, क्योंकि अगर 33 करोड़ पब्लिक है जिसके पास वॉलेट है, तो अलग अलग बैंक से आएंगे, आपको सब बैंक के साथ टाई अप करना पड़ेगा। अगर टाई अप नहीं किया तो वो काम नहीं होगा। चलिए, तो मेरा क्योंकि समय समाप्त हो गया ऑलमोस्ट, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे ऐसे सवाल जो पेटीएम को लेकर आपके मन में होंगे उनके जवाब मिल गए होंगे। जाहिर सी बात है कुछ चीजें धीरे धीरे ही क्लेरिफाई होंगी, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल मामला है और आरबीआई की तरफ से इसमें धीरे धीरे और चीजों में क्लैरिटी आएगी। वो पहले आरबीआई और पेटीएम के बीच में होगी, जो बाद में हम तक पहुंचेगी। लेकिन एक इंडिविजुअल को क्या करना है, आप पेटीएम का वॉलेट या ऐप इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या करना है, आप अगर एक दुकानदार हैं और उसका क्यूआर कोड इस्तेमाल करते हैं या उसके जरिए पैसे लेते हैं तो आपको क्या करना है। शायद एक छोटी सी गाइडलाइन, एक छोटी सी रास्ता आपको यहां से दिखाई देगा। आगे जो भी अपडेट इस पर आएगा वो लगातार हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का। आई होप कि ये सारी बातचीत ग्राहकों को, लोगों को, इन्वेस्टर्स को, किसी भी तरीके से जो लोग पेटीएम से जुड़े हैं उन सबको काफी मदद करेगी, एक रिलीफ देगी। शुक्रिया, नमस्कार।